Assalamualaikum everyone. So in this video we're going to do acute pancreatitis. ठीक है, अब acute pancreatitis बेसिकली ना इसमें होता क्या है ना, जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है acute मतलब इसका रैपिड ऑनसेट होता है. ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस मतलब पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो रही है. ठीक है, बाय वर्ड इसका ये मीनिंग है. ठीक है, देखो इन्फ्लेमेशन नहीं है पैंक्रियास में. ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम. ठीक है, क्या हुआ है कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हुई है पैंक्रियास की. क्यों हुई है? क्योंकि हमारे पास प्रीमेच्योर एक्टिवेशन हुई है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की. ठीक है, दैट लीड्स टू ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैंक्रियास. ठीक है, सिंपल ज़बान में बता देता हूँ, इसका मतलब यही है कि हमारे पास प्रीमेच्योर एक्टिवेशन हुई है पैंक्रियाटिक एंजाइम की, जिसकी वजह से पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गई है. उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास एपोप्टोसिस स्टार्ट होगी. एपोप्टोसिस स्टार्ट होगी, नेक्रोसिस स्टार्ट होगी और हमारे पास ऑटो डाइजेशन शुरू हो जाएगी. ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं कॉजेज़ ऑफ द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस. ठीक है, अब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की हमारे पास जो कॉजेज़ है ना, देखो उसका निमोनिक है गेट स्मैश्ड. ठीक है, अब गेट स्मैश में जी से हमारे पास आ जाता है गॉलस्टोन, ई से आ जाता है एथेनॉल, टी से आ जाता है ट्रॉमा, फिर एस से हमारे पास आ जाता है स्कॉर्पियो बाइट, एम से आ जाता है मम्स, ए से आ जाता है ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस. ठीक है, फिर एस से सीरॉइड, एच से फिर हाइपरलिपिडीमिया. ठीक है, फिर ई से हमारे पास ERCP और डी से ड्रग्स. ठीक है, ड्रग्स में कौन सी हैं हमारे पास? OCP है, टोबैको है, थायोजाइड है. ठीक है, और ERCP किसे कहते हैं? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियोपेंक्रियाटोग्राम या पेंक्रियाटोग्राफी. ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने कॉजेज़ बता दिए, अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं ना. पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट करेगा तो एक तो उसका होगा एपिगैस्ट्रिक पेन, सेवेयर एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एकदम शुरू हुआ है और बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो रहा है. ठीक है, और वो पेन जो होगा ना वो बैक पे रेडिएट करेगा. ठीक है, और इसके साथ पेशेंट में नोजिया और वॉमिटिंग प्रेजेंट होगी. ठीक है, इसके अलावा जब आप साइंस देखोगे तो पेशेंट में लो ग्रेड फीवर नज़र आ रहा होगा. ठीक है, मतलब डॉक्टर जब देखेगा थर्मामीटर में तो उसका लो ग्रेड फीवर होगा. इसके अलावा पेशेंट का बीपी जो होगा वो कम होगा, हार्ट रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा. ठीक है, इसके अलावा जो है उसका WBC का काउंट ज़्यादा होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई भी है, इन्फेक्शन हुआ है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी. ठीक है, बाउल साउंड्स जो होते हैं वो हमारे पास लेस टू एब्सेंट हो सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो पैंक्रियाटाइटिस है, हेमोरेजिक पैंक्रियाटाइटिस मतलब पैंक्रियाटाइटिस की वजह से हेमोरेज हो जाएगी. उस हेमोरेज की वजह से हमारे पास 3 साइंस हमें मिलेंगे. ठीक है, अब साइंस कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहला हमारे पास जो साइन है दैट्स दी ग्रे टर्नर साइन. ठीक है, अब जो ग्रे टर्नर साइन है ना उसमें हमारे पास जो फ्लैंक रीजन होता है ना उसमें हमारे पास हमें एकाइमोसिस मिलेगी, ब्रूजिंग मिलेगी. ठीक है, तो ये ग्रे टर्नर साइन हो गया. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है क्यूलिंग साइन. क्यूलिंग साइन में हमारे पास जो पेरी एम्बलाइकल रीजन होता है वहाँ पे हमें एकाइमोसिस मिलेगी. ठीक है, और लास्ट वाला है दैट्स द फॉक साइन. फॉक साइन में हमें जो इंग्वाइनल लिगामेंट वाला रीजन है उसके ऊपर हमें जो है वो एकाइमोसिस मिलेगी. तो ग्रे टर्नर, क्यूलिंग और फॉक साइन. ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं आगे. ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पैंक्रियाटाइटिस की इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करते हैं? देखो सबसे पहले हमारे पास कुछ होती हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, और कुछ हमारे पास होती हैं फॉर प्रोग्नोसिस के लिए जो हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? देखो आप सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज का लेवल देख लोगे. ठीक है, मेनली लाइपेज का लेवल मतलब दोनों का इंक्रीज होगा लेकिन मोर स्पेसिफिक इज लाइपेज. ठीक है, तो ये हो गया. इसके अलावा जो है आप स्टोन्स को देखने के लिए आप अल्ट्रासाउंड कर लोगे. ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आप CT स्कैन करोगे. ठीक है, और कौन सा CT स्कैन करोगे? कंट्रास्ट इनहांस CT स्कैन. ठीक है, अब जो कंट्रास्ट इनहांस CT स्कैन होता है ना वो आप एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जैसे आप डायग्नोस करते हो ऐसे नहीं होता कि आप उसी टाइम कर लोगे. विदिन 6 to 10 डेज आपने ये करना होता है, तभी आपके पास ये पॉजिटिव आता है. ठीक है, और ये आपको ये जो कंट्रास्ट इनहांस CT स्कैन होता है ना ये आपको नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस जो होता है वो शो कर रहा होता है. सही है,
अच्छा, अब इसमें ये कैसे शो कर रहा होता है, आप कंट्रास्ट डालते हो ना, कंट्रास्ट अगर आपके जो पेंक्रियाज है ना उसके अंदर तक नहीं जा रहा और नेक्रोसिस हुई हुई है ना, तो उसके ज़रिए आपको पता लग जाता है नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस है, ठीक है। और दूसरा आपका ये टेस्ट जो होता है ना वो हमें बता देता है, ठीक है, कि ये हमारे पास पेंक्रियाटाइटिस हो गया पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा आप एक्सरे करते हो, एक्सरे से आपको परफोरेशन वगैरह पता लग जाती है। तो आपने क्या किया, डायग्नोसिस के लिए सीरम अमाइलेज लाइपेज हो गया, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एक्सरे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रोग्नोसिस के लिए ना। तो अब प्रोग्नोसिस के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, उसको हम कहते हैं ग्लासगो स्केल, ठीक है। अब जो ग्लासगो स्केल होता है ना, ये हम लोग ये बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, ये हम लोग करते हैं, ये प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है फॉर पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है, प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर फॉर पेंक्रियाटाइटिस। अब जो ग्लासगो स्केल है ना, इसमें आपने याद रखना है गाला OACU, ठीक है, गाला OACU। अब जी से हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज, ए से आ जाएगा एल्ब्यूमिन, सॉरी ए से आ जाएगा एच, फिर एल से LDH, फिर ए से हमारे पास AST ALT, डब्ल्यू से WBC, ओ से हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, फिर ए से एल्ब्यूमिन, फिर सी से कैल्शियम और यू से यूरिया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जी से हमारे पास जो ग्लूकोज होगा ना वो 200 mg/dl से ज़्यादा होगा, ठीक है। एज जो है वो 55 से ज़्यादा होगी, LDH का लेवल 350 से ज़्यादा होगा, AST ALT जो होंगे वो हमारे पास 200 से ज़्यादा होंगे दोनों, ठीक है। WBC का काउंट जब आप देखोगे तो वो हमारे पास 15,000 से ऊपर ही जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखोगे तो वो 60 mmHg से कम होगा, ठीक है। एल्ब्यूमिन का लेवल देखोगे तो वो हमारे पास कम होगा, कितना कम होगा, 3.2 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा। कैल्शियम का लेवल 8 से कम होगा, 8 mg/dl। यूरिया का लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा, 45 mg/dl से ज़्यादा, ठीक है। ये आपकी हो गई प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर फॉर पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे ना। तो ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आ जाती है इनिशियल रिसेसिटेशन, ठीक है। इनिशियल रिसेसिटेशन मतलब आपके पास एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का पेशेंट आया है, उसको सवेयर एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, बैक पे रेडिएट कर रहा है, बाकी सारी आपने चीज़ें देखी हैं, और मतलब उसको लो ग्रेड फीवर भी हो रहा है, उसका आपने जो है वाइटल्स भी देख लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने WBC ब्लड्स बाकी आपने टेस्ट करा लेने, लाइपेज पॉजिटिव आया है, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो आपने इनिशियल रिससिटेशन करनी है, ICU में पेशेंट को शिफ्ट करना है, IV लाइन एक्सेस करनी है, IV फ्लूइड्स डालने हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन चढ़ा दो, ठीक है। इसके अलावा नेजोगैस्ट्रिक जो एस्पायरेशन हुई हुई है तो उसको आपने साफ़ कर देना है, ठीक है। मतलब सही है, मतलब आपका क्या हुआ है कि अगर सॉरी ऑक्सीजन दे देना है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन आपका कम है। दूसरा, अगर आपके स्टमक में खाना पड़ा हुआ है तो उसको आपने एस्पायरेट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पेशेंट को खाना देना है, लेकिन कैसे देना है, एंट्रल फीडिंग। एंट्रल फीडिंग बेसिकली नेज़ोजुजिनल फीडिंग उसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं इसकी ट्रीटमेंट। एक तो आपने इनिशियल रेसिसिटेशन कर लिया ना, अब आपने आता है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, ठीक है। पेशेंट स्टेबलाइज हो गया, अब आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले पेशेंट को जो है वो पेन होगा, पेन के लिए आपने स्ट्रॉन्ग जो है वो एनाल्जेसिक दे देनी है, जिसमें ओपियोइड है, ट्रेमाडोल, ठीक है। फिर पेशेंट को इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, एंटीबायोटिक दे देनी है, ठीक है। इंसुलिन दे देना है क्योंकि ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा है। कैल्शियम दे देना है क्योंकि कैल्शियम जो है वो कम है। हेपेरिन दे देनी है क्योंकि DIC के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हो जाती है, ठीक है। फिर सर्जरीज में अगर स्टोन बना हुआ है, स्टोन को रिमूव कर लो, ठीक है। गॉल ब्लैडर को आप रिमूव कर लो, ठीक है। गॉल ब्लैडर को आप कोलिसिस्टेक्टमी आप किन अप्रोचेस पे कर सकते हो, या तो लेप्रोस्कोपिक कर लेते हो, या तो ओपन कर लेते हो, या तो आप ERCP एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राम, ठीक है, इससे कर लेते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर नेक्रोसिस हो गई है ना तो नेक्रोसेक्टमी कर लोगे उसके लिए, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेंक्रियाटाइटिस ना। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उसके लिए निमोनिक है फरहान NHAP, ठीक है, फरहान NHAP। तो फरहान से आपका आ जाएगा फैटी नेक्रोसिस, ठीक है, और N से आप याद रख लो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद H से जो है ना आपका आ जाएगा हेमोरेजिक पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। फिर A से हमारे पास जो है वो आ जाएगा एप्सिस, ठीक है, एसाइटिस,
ठीक है, ये याद रख लेना। और एसेंडिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है, तो ए से आपने एब्सेस, एसाइटिस और एसेंडिंग कोलेंजाइटिस याद रख लेना है। फिर पी से आपका जो है वो पैंक्रियाटिक सूडोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से रह गए, ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया है, ये भी हो गया, और DIC, ठीक है, DIC भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, दैट्स इट, वी डन विद दी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।